पवित्र आत्मा। कुछ लोगों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल होती है ना। तभी दूसरी ओर से आवाज आई। सज्जन आदमी थे बेचारे, कर्म अच्छे थे, सीधे स्वर्ग गए होंगे। वहीं बीच से दबी दबी आवाज आई, आत्मा अगर पवित्र हो तो मुक्ति मिलने में समय नहीं लगता। रात में दुख व्यक्त करने आए पड़ोस के तमाम लोग अपने अपने विचारों को ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक रखते चले जाते। माँ का हाथ पकड़े मैं भी पड़ोस के घर में गया, ये सब सुन रहा था। तारीखें बीतती गई, साल दर साल मौसम कितनी ऋतुएं बीत गई। माँ अब उम्र रूप से और बड़ी लगती। गर्मी की एक रात में माँ बाहर सीढ़ी में बैठी थी। मैं चुपचाप नीचे की सीढ़ी में बैठा और माँ की गोद में सिर रख दिया। माँ अपनी उंगलियों के पोरों से मेरे सिर को धीरे धीरे सहला रही थी। मम्मी, बिना तारों के आसमान कैसा लगता होगा? मैंने कहा। माँ कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अंधेरे के पक्षी जैसा। जो होता तो है, हम सबको आवाज़ भी सुनाई देती है, पर वो दिखाई नहीं देते। मम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और नौकरी करूंगा तब आप मुझे क्या दोगी? माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। फिर कुछ गंभीरता के साथ बोली, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, तो हमेशा अच्छे कर्म कर, अंत में एक बड़ा सा तोहफा तुझे मिलेगा, वो जादुई तोहफा। मैं चहक उठा। सच मम्मी? कितना बड़ा? फिर खुद ही बोला, इतना बड़ा ना? रात बहुत हो गई है, सोना नहीं? जा लैम्प बुझा दे। मैं देर तक उस बारे में सोचता रहा। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो आई। मम्मी ने गुलाबी रंग की कोई साड़ी पहनी थी। उसमें बने हल्के पीले रंग के फूल बहुत सुंदर लग रहे थे। मम्मी जरूर मामा के घर जा रही होगी, पर मुझे क्यों नहीं ले जा रही? जंगल के आधे रास्ते पर मम्मी खड़ी है। मैं बिना बताए उनके पीछे चल रहा हूँ। मम्मी ने दूर से एक बार पीछे पलट कर देखा। मैंने डबडबाई आंखों से कहा, मम्मी मुझे भी आना है आपके साथ। मैं जब तक उनके पास पहुंचता, उस मोड़ पर वह ओझल हो चुकी थी। मैं दौड़ रहा था, हाँफता हुआ। बिनू, बिनू, क्या हुआ? माँ ने आवाज़ दी तो मेरा सर उनकी गोद में था। प्यास से मेरा गला सूख आया। मेरे शरीर में तेज दर्द शुरू हो गया। उस क्षण मेरे शरीर ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। बस आंखों से दो बूंदें उनकी हथेली पर जा गिरी। सच, किसी को खो देने का एहसास कितना डरावना होता है ना। आज माँ को गए एक अरसा हो गया है। गैलरी में बैठा मैं आज जंगल में खिले हुए उस फूल की तरह हूँ जिसे देखने या रख रखाव के लिए कोई माली नहीं है। बस प्रकृति की परिस्थितियों के अनुरूप वो पला बड़ा है। कमरे में आवश्यकता की सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं। जिसको पाने के लिए हर संभव प्रयास किया, वह नौकरी मेरे पास है। हाँ, शादी नहीं की है अभी, इसका विचार भी नहीं। अपने हर काम मैं रुचि से करता हूँ। उम्र रूपी सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, पर मैं खुश हूँ। मेरा बीता कल कुछ कमियों सा रहा, पर आज उससे बेहतर है। यह सोच मेरे मन में कुछ और हरा हो आता है। दिसंबर का महीना शुरू होने को है। ठंड का एहसास धीरे धीरे गहराता चला जा रहा है। टीचर्स की स्टाफ मीटिंग खत्म होने के बाद मैं अपने डिपार्टमेंट में आ गया। मैंने कॉफ़ी यहीं मंगवा ली। कॉफ़ी का घूंट भरते हुए मैं रजिस्टर के पास रखी वार्षिक पत्रिका देख रहा था। एक्सक्यूज़ मी सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बिना देखे मैंने कहा, हाँ क्या काम है? देर तक उत्तर न मिलने पर मैंने सामने की ओर देखा। मैंने हड़बड़ाकर कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा और खड़ा हो गया। तभी मेरी क्लास की बेल बजी। किताबें उठाकर मैं तेजी से दूसरी क्लास की तरफ भागा।
ये सुमित भी ना। यह सोचते हुए मैं क्लास के अंदर दाखिल हुआ। मैंने पढ़ाने के लिए अपना टॉपिक शुरू ही किया था, तभी दरवाजे पर फिर आहट सी हुई। तुम फिर मेरे सामने थी। आगे मैं कुछ बोलता उससे पहले ही तुम सामने खड़ी होकर बोली, यस स्टूडेंट्स, आई एम अन्वेषा त्रिपाठी फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका पहला सेक्शन दर्शी सर पढ़ाएंगे और दूसरा सेक्शन मैं। थैंक यू। इतना कहकर तुम जाने लगी। ओह, मैंने सोचा आज फिर सुमित ने कोई मजाक किया है। किसी न किसी को काम के बहाने मेरे पास भेज देता, शायद कोई पसंद। खैर, पता नहीं क्यों इतनी दूर रहकर भी इरा की स्मृतियाँ मेरे दृष्टिपटल पर अंकित थी। लेक्चर खत्म होने के बाद मैं स्टाफ रूम में था। अन्य मैम लोगों के साथ अन्वेषा भी वहीं थी। सब्जेक्ट, टाइम, कॉलेज से लेकर तमाम विचार वो आपस में साझा कर रही थी। तभी एक लड़का आया। अन्वेषा मैम, दर्शित सर, आप दोनों को एचओडी मैम ने अपने ऑफिस में बुलाया है। मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा था, इसलिए कुछ न कह सका। कुछ देर बाद हम एचओडी मैम के सामने थे। गुड आफ्टरनून मैम, हम दोनों ने एक साथ कहा तो वह बोली, दर्शित एंड अन्वेषा, प्लीज़ हैव योर सीट। थैंक यू मैम। आप जानते हैं समय समय पर अलग अलग प्रोग्राम कॉलेज में होते हैं। कल आर्ट्स एंड कल्चर प्रोग्राम है। आर्ट्स एंड कल्चर प्रोग्राम में जिन बच्चों ने हिस्सा लिया है वो चाहते हैं कि मैं उसमें शामिल हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरी काम आ गया है, तो मैं चाहती हूँ हमारे डिपार्टमेंट से आप और अन्वेषा शामिल हो। आप साथ रहेंगे तो नए माहौल में इनको भी ठीक लगेगा। देर रात तक जगने के बाद भी आंखों से नींद गायब थी। किताबें मेरी आदत बन चुकी थी। बर्फीली हवाएं हर इमारत से टकराते हुए बिखर रही थी। एक रोज अन्वेषा हाथों में किताबें लेकर मेरी तरफ आ रही थी। दर्शित सर, एग्ज़ाम से पहले बच्चों को असाइनमेंट देने होंगे, क्या हम दोनों साथ में असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं? ठीक है, मैंने कहा। किसी उत्तर पर तर्क देते हुए उसने कहा, जीवन भी इंद्रधनुषी रंगों जैसा होता है ना, एक के बाद एक रंगीन परत। इसी बात पर जब मैंने रुखाई से तर्क दिया तो उसका चेहरा कैसे सूखे हुए फूल सा हो आया। कुछ बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं, और बात भावनाओं की हो तो उसके लिए कोई रंग नहीं होता। इरा से मिलने के बाद पता नहीं क्यों हर रोज़ एक बदलाव सा महसूस करता हूँ। अपने आप में हमेशा यादों से भागने वाला मैं कुछ यादों को साथ लेकर जीना अच्छा लगने लगा है। सोने से पहले वह कौन है जिससे मैं सपने में मिलने का वादा कर रहा हूँ? ढलती उम्र में भी प्रेम हो जाता है क्या? ठंड का मौसम बर्फ़ के फाहों के साथ साथ प्रेम के फाहे भी साथ लेकर आता होगा। मुझे ढलती शाम में एक आवाज़ क्यों सुनाई देती है? पतझड़ के पत्तों के रंग की तरह कहीं मेरे जीवन का रंग भी तो नहीं बदल रहा? जब मैं शीशे के सामने खड़े होकर यह प्रश्न पूछता हूँ तो उनके उत्तर देने वाला कोई क्यों नज़र नहीं आता? मैं अपने उस लैंप की रोशनी तक ही सीमित और खुश भी। फिर क्यों कोई उस रोशनी को फैला रहा है जिस ओर न जाने का मैं मन बना चुका हूँ? क्यों फिर उसी ओर बढ़ते अपने कदमों को मैं रोक नहीं पा रहा? क्या ज़िंदगी में दोबारा प्रेम हो सकता है? नहीं नहीं, अब इतनी हिम्मत नहीं कि एक बार फिर यह सब। पर प्रेम अगर पवित्र मन से जुड़ा हुआ हो तो क्या ये भी गलत है? पता नहीं क्यों मेरा मन खेतों के मेड़ों से होता हुआ पुल के उस पार जाना चाहता है, जैसे वहाँ कोई मेरा इंतज़ार कर रहा हो। आज मुझे माँ का वो जादुई तोहफा याद आ रहा है। क्या कोई जादुई तोहफा अंत में सच में हमें मिलता है? पैसों से मैंने अपने पसंद की हर वस्तु नाप तौल के खरीदी है, पर समय बीतने के साथ साथ यह भूल गया था कि भावनाएं भावनाएं ऐसी चीज़ होती हैं जिन्हें पैसों से नहीं तोला जा सकता है। मैं समझ नहीं पा रहा वो कौन है जिसके अंत तक ओझल हो जाने पर भी मेरी आंखों से दोबारा मिलने का एक लंबा इंतज़ार रहता है। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो व्यर्थ की कल्पना समझकर एक गहरी सांस के साथ मैं आंखें मूंद लेता हूँ। कॉलेज में सर्दियों की छुट्टियां कल से हैं।
आज आखिरी दिन था। ऑफिस से पार्किंग तक अन्वेषा मेरे साथ साथ चल रही थी। दर्शित सर, आप बात का बुरा मत मानिए, पर जिंदगी अकेले बिताना ठीक है, लेकिन क्या अंतर्मन सच में यही चाहता है? और फिर वक्त उसके साथ हमेशा सामंजस्य बना रहे, ये जरूरी भी तो नहीं। अन्वेषा ने हिचकिचाते हुए कहा। फिर कुछ रुक कर बोली, हाँ, आपने अपने हिसाब से जीवन जीने का हर पहलू तैयार कर लिया, पर परिवर्तन परिवर्तन फिर आपको अतीत के गलियारे में ले जाए तो वह पल आपके लिए और कठिन हो सकता है। मुझे भी लगता था कि इन सब चीज़ों में मैंने भी कुछ महत्वपूर्ण समय को खो दिया, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो हमें दूर तक ले जाते हैं। वो हमारे जीवन का एक हिस्सा होते हैं। उस हिस्से में शब्दों का ऐसा बाजार होता है जो व्यक्ति को कामयाबी की राह पर चलना भी सिखा देता है। मैं चुपचाप अनु की बात सुन रहा था। प्रत्युत्तर में क्या कहता कि मेरी दुनिया इन सब से अलग है। मेरा हर वो मोड़, हर वो रास्ता अलग है जिन पर एक सामान्य व्यक्ति चलता है। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कुछ बचा नहीं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जो मेरे आंसू हैं वो सूखे नहीं हैं, बस बंद पड़े हैं किसी कोठरे में। हर बात के लिए शब्दों का होना जरूरी नहीं होता अन्वेषा, और सामान्य जीवन तो हर आम इंसान जीता है ना, पर कुछ अलग सा होना अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश हूँ अपने वर्तमान को देखकर, और भविष्य में केवल उम्मीद कर सकता हूँ कि वो भी अच्छा हो। फिर कुछ देर तक चुप रहा, मौन को तोड़ते हुए फिर बोला, मैं अब इस्तीफा दे रहा हूँ। अपने जीवन के इन 40 सालों में अपने लिए इतना जुटा लिया है कि जिससे बुढ़ापे में कहीं हाथ न फैलाना पड़े। और कुछ अधूरे सपने रह गए हैं जिनको पूरा करने के लिए गांव जा रहा हूँ। कुछ समय अपने घर और प्रकृति के साथ बिताना चाहता हूँ। अन्वेषा हैरानी से मुझे देख रही थी। क्या हुआ? मैंने पूछा तो वह बोली, कुछ लोग सुबह की रोशनी की तरह होते हैं ना, सहज, शांत, पवित्र आत्मा की तरह। और कोई ऐसी इच्छा जीवन में जिसे पूरा करना चाहते हैं तो जाने से पहले बता देना। अन्वेषा ने व्यंग करते हुए कहा और हंस पड़ी। मैंने भी चेहरे पर नकली मुस्कान ओढ़ ली, पर कई इच्छाएं थी जो मेरे अंदर बोल रही थी कि मुझे वायलिन बजाना पसंद है, मैं लिखना चाहता हूँ किसी के लिए एक किताब। एक कवि है मेरे अंदर जो कल्पनाओं का संसार रचता है। मेरे अंदर कोई तो है जिसकी ओर उम्मीद से भरी अपनी हथेलियों को बढ़ा देना चाहता हूँ। अपनी कलम से हर बातों में तरह तरह के रंग भर सकता हूँ। प्यार को केवल मैं ही क्यों गहराई से महसूस करता हूँ। कभी कभी हंसते हुए रो पड़ना मुझे अच्छा लगता है। ऐसी तमाम इच्छाएं बंद संदूक की तरह मन के किसी कोने में थी, जिस पर वक्त की धूल धीरे धीरे जम रही थी। पर मेरा दूसरा मन इस बंद पड़े संदूक को खोलने की इजाज़त नहीं देता। इन्हीं सब में मेरे गांव में रह गई थी मेरी आत्मा, और आज समझ में आया कि मुक्त होने के लिए मरना नहीं पड़ता, और आत्मा वो हमेशा पवित्र होती है, जलते हुए दीपक के समान।